Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, Growth of Nationalism. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. अब part 1 देखना क्यों ज़रूरी है बच्चा, क्योंकि पूरा अमेरिकन रेवोल्यूशन हमने किस में कंप्लीट किया part 1 में. part 2 में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को. बेटा यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं जिसमें पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 1789 में, और कब तक चला? 1799 तक. अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, मतलब हम किसकी बात करें बच्चा? वो टाइम पीरियड जो 1701 में चालू होता है और कब तक चलता है? 1800 तक. इस टाइम फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? 18th सेंचुरी. तो 18th सेंचुरी की बिगिनिंग में फिर से बताना चाहूँगी, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश, मतलब जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ना हो. ठीक है. अब जिस टाइम में लुई 16 रूल कर रहे थे, जिस टाइम में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो ये जो लुई 16 थे बच्चा, ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक डेस्पोटिक किंग थे. इस पर्टिकुलर टाइम में ही या इसके पहले भी जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी 3 स्टेट्स में या 3 क्लासेस में. जो फर्स्ट स्टेट था उसमें आते हैं क्लर्जी. फर्स्ट स्टेट में कौन आते हैं बेटा? क्लर्जी. क्लर्जी फादर आप लोगों ने देखे होंगे ना, जो क्रिश्चियन में मैरिजेस वगैरह करवाते हैं. सेकंड स्टेट में आते हैं नोबेलिटी, मतलब किंग की जो पूरी फैमिली होगी, कोर्ट में रहने वाले जो लोग होंगे, किंग के कोर्ट में जो लोग रहेंगे, दरबारी, वो सब नोबल हो गए, दरबार में रहने वाले लोग, है ना. जो थर्ड स्टेट था उसमें पीजेंट्स बोले तो किसान आते थे, और बुर्जियोज आते थे. बुर्जियोज कौन है बच्चा? बुर्जुआ. बुर्जुआ क्या बोलते हैं इस वर्ड को? बुर्जुआ. बुर्जुआ एक फ्रेंच वर्ड है. बुर्जुआ एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मिडिल क्लास. बुर्जुआ का मतलब क्या होता है? मिडिल क्लास. व्हाट डू यू मीन बाय बुर्जुआ? मिडिल क्लास. ठीक है बात. फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स थी, उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे एंड पेड ऑलमोस्ट नो टैक्स. दुनिया भर के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं किसको? फर्स्ट स्टेट को और सेकंड स्टेट को. मतलब फादर्स जो क्लर्जी हैं, फादर हैं, वो लोग बहुत सारे प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं बाय बर्थ. सेकंड स्टेट के लोग जितने भी नॉबल लोग हैं, मतलब जो राजा की फैमिली है, कोर्ट में जो लोग हैं, उनको भी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं और उन्हें कोई टैक्स भी पे नहीं करना है. वेल्थ वॉज कंसनट्रेटेड इन देयर हैंड. तो मतलब जो फर्स्ट स्टेट है और जो सेकंड स्टेट है, इनके पास ही पैसा भर भर के है. पर जो थर्ड स्टेट है उसके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है, और पूरा के पूरा टैक्सेशन का जो बर्डन है वो भी किस वोर कौन करता है? वोर बाय थर्ड स्टेट. फर्स्ट सेकंड स्टेट के पास पैसा ज़्यादा है पर कोई टैक्स पे नहीं करते. थर्ड स्टेट जो मिडिल क्लास है, जिसमें किसान है, गरीब है, उनको ही टैक्स पे करना पड़ता है. जो पीजेंट्स हैं हैड टू परफॉर्म अनपेड कंपल्सरी सर्विसेज. जो किसान होते थे उन्हें भी कंपल्सरी सर्विसेज देनी पड़ती थी राजा को, अनपेड. वो भी आप जाओ, राजा के जो भी काम बोल रहा है, राजा के खेतों में काम है, राजा के महल में काम है, जो भी काम है आपको करना पड़ेगा, कंपल्सरी आपको सर्विस देना पड़ेगा, पर आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलेगा. टैक्स डिफॉल्ट वॉज पनिश्ड विथ इम्प्रेशनमेंट. और अगर आपने टैक्स डिफॉल्ट किया, आपने किसी साल का टैक्स नहीं दिया या आप टैक्स नहीं दे पाए, तो आपको होगी इम्प्रिजनमेंट, मतलब सजा. इन द स्टेट प्रिजन, मतलब स्टेट का जो जेल होगा वहाँ पर आपको सजा दी जाएगी. कॉल द बेस्टाइल. और देखो, बेस्टाइल पहले एक पैलेस हुआ करता था. क्या था? एक पैलेस था, महल ही था. पर जैसे ही वो पुराना हो गया, उसको काय में कन्वर्ट कर दिया गया? प्रिजन. प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल, है ना. जेल में कन्वर्ट कर दिया गया. और अगर आप टैक्स डिफॉल्ट करते हो, किसी साल का टैक्स नहीं दे पाते हो, तो आपको कहाँ भेज दिया जाएगा? बेस्टाइल में भेज दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा. विच हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ ऑपरेशन. जो अत्याचार का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया. अब बेटा, जो फिलोसफर्स थे, इनके जो रेडिकल आइडियाज़ थे, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे, किसके? फ्रेंच फिलोसफर्स के. ये इंस्पायर करने लगे किसको? बुर्जुआस को, है ना, बुर्जुआस को. और ये कौन से फिलोसफर थे? इनके नाम क्या थे? रूसो, वोल्टायर, मोंटेस्क्यू. इनके जो आइडियाज़ थे, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे, ये बुर्जुआस को इंस्पायर करने लगे. और ये लोग बोल रहे हैं कि अब हमें भी पॉलिटिकल राइट दो. और अब ऐसी गवर्नमेंट बने जो किससे बने? कंसेंट से बने. मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात करने लगे अब बुर्जुआ, क्योंकि वो चाहते थे उन्हें भी पॉलिटिकल राइट मिले, वो वोट दें और सरकार बने और उनके लिए काम करे, ना ही कि राजा हो जो डेस्पोटिक रूल करे, उनकी बातें ही ना सुने.
नाउ स्टेट जनरल। फ्रेंच हैड एन असेंबली कॉल्ड द स्टेट जनरल। फ्रांस में एक असेंबली हुआ करती थी जिसको हम बोलते थे स्टेट जनरल, मीन टू रिप्रेजेंट ऑल थ्री स्टेट, जो तीनों स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती थी। जो स्टेट जनरल था हाउएवर वाज नेवर समन बिटवीन 1614 टू 1789। अब 1789 वो टाइम है जब राजा स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाना चाह रहा है, पर इसके पहले 1614 में उसको बुलाया गया था, लगभग 175 ईयर बैक, है ना। कब? 175 ईयर बैक। इसके जो मतलब पिछले 175 ईयर्स रहे उसमें कोई भी स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुलवाई गई। मैं ये कौन से साल से बोल रही हूँ? 1789। पहली कब बुलवाई थी? 1614 में बुलवाई थी, और उसके बाद 175 साल का 175 ईयर का गैप हुआ, और अब कब आएगी ये मीटिंग, कब बुलाई जाएगी? 1789 में। इवेंट्स बिफोर रेवोल्यूशन। अब देखो, जो फ्रेंच पीपल थे वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल थे। वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस में किसका भी इन्वॉल्वमेंट था? फ्रांस का था। तो फ्रांस में भी सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस थी। फाइनेंशियल क्राइसिस थी मतलब देखो, आप किसी तीसरी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हो किसी दूसरी कंट्री से। अमेरिका फ्रांस का नहीं था, इंग्लैंड फ्रांस का नहीं था, पर इन दोनों की लड़ाई में फ्रांस ज़बरदस्ती कूदा, और जब ज़बरदस्ती लड़ने गए तो बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए फ्रांस में, बहुत सारा नुकसान हुआ इनका उस वॉर में। लुई 16 प्रपोज टू इंक्रीज टैक्स। अब लुई 16 बोल रहा था कि मुझे टैक्सेस को इंक्रीज करना है जिससे कि मैं ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इससे ओवरकम हो जाऊँ। देखो, वैसे भी जब लुई 16 राजा बना था तो जो राजकीय कोष था, मतलब जो ट्रेजरी थी, वो एम्प्टी थी, खाली थी। समझ में आई बात? जिस टाइम लुई 16 को क्राउन किया गया, उन्हें राजा बनाया गया, जो रॉयल ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी। बहुत बड़ा अमाउंट एक डेट का भी था इनके ऊपर, 2 बिलियन लीवर का डेट था इनके ऊपर, जो कि किस में हुआ था? एक तो इनकी लग्जरी लाइफ के ऊपर से, साथ ही साथ इन्होंने जो अमेरिका हाउस में जाके लड़ाई की उसकी वजह से इनके ऊपर इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आया, इतना बड़ा फाइनेंशियल डेट आया। कितने का डेट था? 2 बिलियन लीव्स का डेट था। दिस अराउज द पीपल रिसेंटमेंट। और लोग और गुस्सा हो गए कि हम तो थर्ड स्टेट हैं, पैसा हमारे पास है ही नहीं, इतना टैक्स भर भर के हम वैसे ही परेशान हैं, आप और हमसे टैक्स लोगे, ये तो अनफेयर है भैया। रिसेंटमेंट मतलब क्रोध का, गुस्से का कारण बनेगा टैक्स बढ़ाने की बात, जो किसने की? लुई 16 ने। 1789 में जो किंग थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाएंगे, बट wanted the three state to meet separately so that each state would exercise one vote। पर वो चाहते थे कि हर स्टेट 1 by 1 मतलब सेपरेटली मिले, जिससे कि वो अपने वोट को एक्सरसाइज कर पाए। दिस वुड एनेबल द फर्स्ट टू स्टेट टू इजिली आउटवोट द थर्ड स्टेट। इससे क्या होगा? जब फर्स्ट, देखो सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब जरा एक बात और सुन लो, ये फर्स्ट टू स्टेट की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये लेस देन 10% है, लेस देन 10% है। 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? थर्ड स्टेट की है। पर यहाँ वोटिंग पैटर्न क्या है बच्चा? 1 स्टेट 1 वोट, 1 स्टेट 1 वोट, मतलब टोटल कहानी कितने वोटों की है? 3 वोटों की कहानी है, 3 वोट की ये कहानी है। जबकि अगर 1 मैन 1 वोट होता तो कौन जीतता? थर्ड स्टेट। पर यहाँ पर क्या है? 1 स्टेट 1 वोट, एक पूरे स्टेट के पास सिर्फ एक ही वोट है। तो टैक्स इन दोनों को देना नहीं है, टैक्स देना है सिर्फ थर्ड स्टेट को। टैक्स बढ़ाने की बात हो रही तो क्या दो स्टेट मना करेंगे कि टैक्स मत बढ़ाओ? बिल्कुल नहीं मना करेंगे, क्योंकि इनको तो टैक्स देना ही नहीं है, थर्ड स्टेट को देना है। ये अकेला मना करेगा, पर इसके पास वोट कितना है? सिर्फ एक। तो इसके अकेले वोट से कुछ होने वाला है? कि कुछ भी नहीं होने वाला। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट मिल जाएंगे तो थर्ड स्टेट ऑलरेडी हार जाएगा, आउटवोट हो जाएगा, है ना। कौन करेगा इनको आउटवोट? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट। जो थर्ड स्टेट था उसने डिमांड किया कि कंबाइंड मीटिंग लो तीनों स्टेट्स की, विथ एवरी मेंबर एक्सरसाइजिंग 1 वोट। पहली बात तो अलग अलग मीटिंग लो ही मत आप। दूसरी बात, मीटिंग कंबाइन लो, और उसमें भी हर व्यक्ति को 1 वोट दो, मतलब 1 मैन 1 वोट दो, विथ नो एग्रीमेंट कुड बी रीच। पर राजा ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि राजा को पता था कि भैया थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन 90% है, अगर 1 मैन 1 वोट दे दिया तो ये ही जीतेंगे, इसलिए ऐसा तो करना ही नहीं है। जो थर्ड स्टेट था उसने अपने आप को नेशनल असेंबली प्रोक्लेम कर लिया, बताया, घोषित कर दिया। कब? 17 जून 1789 को। 17 जून 1789 को
नेशनल असेंबली घोषित कर लेता है थर्ड स्टेट अपने आप को। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है बात। अब क्या किंग इस नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पसंद करता था? बिल्कुल नहीं पसंद करता था, है ना। तो क्या किंग इनकी मीटिंग्स को होने देगा प्रॉपर? बिल्कुल नहीं होने देगा। तो किंग ने क्या किया, जो मीटिंग हॉल था उसको लॉकड आउट करवा दिया, मतलब उसके ऊपर ताला लगवा दिया। कब लगवा दिया? 28 जून 1789 को। पर अगर बेटा आप लोग सब डिसाइड कर लो कि आपको कोई चीज़ चेंज करना है, तो क्या प्लेस का इतना इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। तो मीटिंग हॉल में अगर लॉक लग गया है तो क्या वो मीटिंग नहीं करेंगे, वो दूसरी जगह चले जाएंगे। पर उन लोगों ने अपनी मीटिंग को छोड़ा नहीं, मीटिंग की कहाँ पर की? नियर बाय टेनिस कोर्ट में, ठीक है बात। फिर भी वो लोग कहाँ पहुंचे? टेनिस कोर्ट पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपनी मीटिंग की। टुक द टेनिस कोर्ट ओथ, और क्या लिए? फेमस टेनिस कोर्ट ओथ। प्रॉमिस किया अपने आप से, अपने लोगों से, कि वो यूनाइटेड रहेंगे जब तक कि वो फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे देते। 28 जून को 1789 में किंग को लगा कि यार इनकी मीटिंग को रोकना है, तो उसने मीटिंग हॉल में ही लॉक करवा दिया। फिर भी वो लोग नहीं माने। वो कहाँ मिले? टेनिस कोर्ट में। वहाँ पर उन्होंने ओथ ले ली, कसम खा ली, प्रॉमिस किया खुद से, अपने आप से, दूसरे लोगों से, कि हम तब तक यूनाइटेड रहेंगे जब तक फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे देते। लुई 16 और फिर फाइनली लुई 16 झुक गए। ईल डेट का मतलब क्या होता है? झुक जाना, है ना। तो फाइनली जब देखा कि भैया ये लोग तो मान ही नहीं रहे नेशनल असेंबली के लोग, तो लुई 16 झुक गए। किंग लुई 16 फाइनली ईल्डेड। ईल्डेड मतलब झुक जाना, किसी की बात मान लेना। और उन्होंने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को ऑर्डर किया कि भैया जाओ नेशनल असेंबली को ज्वाइन कर लो। जो नेशनल असेंबली थी फिर वो क्या बन गई? नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बन गई बेटा? नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेशनल असेंबली आगे जाके क्या बनी? नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसको फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट ने ज्वाइन कर लिया है। विच वॉज टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, और ये क्यों मिले थे? फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जो किंग था हाउएवर बिगेन टू गैदर ट्रूप्स, पर राजा जहाँ एक और थोड़ा सा नर्म पड़ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को बोलता है जाने के लिए, वहीं वो दूसरी तरफ ट्रूप्स को गैदर कर रहा होता था टू रीअसर्ट हिज अथॉरिटी। कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थर्ड असेंबली के लोग इतने, थर्ड स्टेट के लोग इतने पावरफुल कैसे हो गए कि ये मेरे ऊपर किसी पाबंदी को लगाएंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ट्रूप्स को कंटिन्यू इकट्ठा कर रहा था, आसपास की कंट्रीज से बातचीत कर रहा था, स्पेशली किससे? ऑस्ट्रिया से और प्रूशिया से। किस किस से कर बात कर रहा था? ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से, कि यार आओ मेरी मदद करो, नहीं तो जैसा आज मेरी कंट्री में हो रहा कल तुम्हारी कंट्री में भी होगा। किस किस से हेल्प मांग रहा था लुई 16? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से। साथ ही साथ अपने ट्रूप्स को गैदर कर रहा है कि भैया मुझे मेरी अथॉरिटी मिल जाए। एंड द पीपल रिसेंटमेंट अगेंस्ट हिम ग्रीव, और लोग जैसे ही इस राजा की इन हरकतों को देखते कि ये प्रूशिया से कांटेक्ट कर रहा है, रशिया से कांटेक्ट कर रहा है, ट्रूप्स को गैदर कर रहा है, उन लोगों का गुस्सा उसके ऊपर और बढ़ जाता। अल्टीमेटली लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी स्लोगन्स बने, और लोग फिर से विद्रोह के लिए खड़े हो गए, फिर से रिबेलियन करने लगे। अब बेसिक कंसेप्ट जो थे जिनके ऊपर विद्रोह हो रहा था, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। लिबर्टी चाहिए मतलब फ्रीडम, हम हमारे डिसीजन खुद ले सके। इक्वालिटी मीन्स फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट तीनों इक्वल हो जाएं। जो प्रिविलेजेस उन्हें मिल रहे थे वो या तो सबको मिले या किसी को नहीं मिले। सब टैक्स दें या तो सब टैक्स ना दें। फ्रेटर्निटी, एक बॉन्ड हो हमारे अंदर, बंधुत्व का भाव हो। लोग फिर उठे और फिर विद्रोह करने लगे। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? जो लोग थे वो पेरिस के जो लोग थे, 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस के लोग थे उन्होंने स्टॉर्म किया कहाँ पर? बेस्टाइल पैलेस पे, जो कि प्रिजन बन गया था। सेट द प्रिजनर फ्री, मतलब देखो जो लोग गुस्से में थे वो एक बहुत बड़ा जो पहले पैलेस था वो जेल बन गया था, उसके ऊपर गए, वहाँ पर जितने भी कैदी थे उनको बाहर निकाल दिया, मतलब फ्री कर दिया। और इस तरीके से उस बेस्टाइल पैलेस को तोड़ा कि उसकी ईंट ईंट पत्थर पत्थर निकाल दी। द किंग लॉस्ट कंट्रोल ओवर पेरिस, और किंग का जो कंट्रोल था वो पेरिस के ऊपर से ख़त्म हो गया। एक न्यू म्यूनसिपल बॉडी बनी, है ना। अब राजा का राजपाट सब खत्म हो गया। एंड सिटीजन्स फोर्स और नेशनल गार्ड वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब सिटीजन फोर्स रेडी हुई, नेशनल गार्ड्स रेडी हुए, किसको कंट्रोल करने के लिए? नॉबल्स को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर करने के लिए। मतलब अब राजा तो गया, राजा का तो पेरिस पे कंट्रोल खत्म हो गया, म्यूनसिपल बॉडी बनी जिसका काम था नॉबल्स को कंट्रोल में करना और लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर्ली मेंटेन करना। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स,
अगस्त 1789 को जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी फ्रांस की, उसने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन। इट स्टेटेड, ये क्या स्टेट करता है, क्या बताता है कि ऑल मैन आर बॉर्न फ्री, जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो भी आदमी है वो पैदा होता है तो बिल्कुल फ्री होता है। आर इक्वल बिफोर द लॉ, और हम सब इक्वल है लॉ के सामने कोई फर्स्ट स्टेट नहीं, कोई सेकंड स्टेट, वी ऑल आर इक्वल। सारे मैन जब पैदा होते हैं तो वो फ्री होते हैं, तो जीवन भर उन्हें फ्री ही रहना चाहिए, कोई उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी हमें राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी से डिनाई नहीं कर सकता। अगर मेरी हार्ड अर्न मनी है तो मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगी और वो प्रॉपर्टी मेरी अपनी रहेगी, मेरी लिबर्टी रहेगी, मेरे पास फ्रीडम रहेगी, और राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का अधिकार तो सबके पास है। इन तीनों राइट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो क्या क्या लिखा था राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन में, कि हम सब इक्वल हैं, लॉ के सामने सब इक्वल हैं, हमें राइट टू लाइफ है, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है। इट ऑल्सो गारंटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला तो अंड बंड कुछ भी बोलेंगे, मतलब विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क आप अपनी बात रख सकते हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम असर्ट विदाउट रीज़न, और हमें बिना रीज़न के कोई परेशान नहीं करेगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, उसने फ्रांस में एस्टेब्लिश की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हाउएवर दिस वॉज शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम टाइम तक रही ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक नई असेंबली बन गई जिसे हमने कहा नेशनल कन्वेंशन। इसको बनाने वाले थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो पहले जैकोबियन क्लब चलाते थे, बाद में जैकोबियन क्लब्स की गवर्नमेंट बनी जिसको हमने कहा नेशनल कन्वेंशन। इसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर, पर ये इनका टाइम भी ज़्यादा नहीं चला। ठीक है, देखते हैं। चलो, नेशनल कन्वेंशन बना, वॉज इलेक्टेड टू पावर इन अगस्त 1792। 1791 में फ्रांस बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1792 में फ्रांस में एक नई गवर्नमेंट आ गई जिसका नाम था नेशनल कन्वेंशन। जो नेशनल कन्वेंशन था उसने मोनार्की को एबलिश कर दिया और रिपब्लिकन गवर्नमेंट बना ली। तो मेरी बात सुनो, 1791 में क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें राजा था पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी पावर लिमिट थी। पर 1792 में जो नेशनल कन्वेंशन बना उसमें मोनार्की को पूरी तरह ख़त्म कर दिया और रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनी। रिपब्लिकन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होगी। जो कंट्री का हेड होगा वो कैसा होगा बेटा? इलेक्टेड। कैसा होगा? इलेक्टेड। चलो, आफ्टर अ ट्रायल फिर ट्रीजन के चार्जेस लगे किसके ऊपर? किंग के ऊपर। क्यों ट्रीजन के चार्जेस लगे? क्योंकि देखो, उसने एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हाँ बोल दी, दूसरी साइड वो ट्रूप्स को इकट्ठा कर रहा, ऑस्ट्रिया के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा, प्रूशिया के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा। तो ये सब देख के जो नेशनल असेंबली थी उसने उसके ऊपर ट्रीजन, देशद्रोह, राजद्रोह, सुना होगा नहीं वर्ड, देशद्रोह राजद्रोह के चार्जेस लगा दिए, उसका सर कटवा दिया 1793 में। उनकी जो वाइफ थी मैरिया एंटोनिएट, उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया गया अक्टूबर 1793। मतलब राजा भी मर गया, रानी भी मर गई, मतलब कहानी हो गई ख़त्म। चलो, अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, अप्रूटेड द ओल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने जो ओल्ड ऑर्डर था, जो प्रिविलेजेस पे बेस्ड था, उसे ख़त्म कर दिया। 3 ओपन पब्लिक ऑफिसेस टू ऑल, और अब जो पब्लिक ऑफिसेस है वो सबके लिए ओपन है। यहाँ पर थे आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी बोले तो फ्रीडम, इक्वालिटी बोले तो लॉ के सामने हम सब इक्वल हैं, फ्रेटर्निटी बोले तो बंधुत्व का भाव। अब बेटा यहाँ पर एक बात याद रखना, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ किसने लिखी है? चार्ल्स डिकन ने। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखने वाले राइटर कौन है? चार्ल्स डिकन। ये सब आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, एक 1 मिनट का वीडियो इसी का बना देंगे। पर 1 मार्कर में ये पूछा जा सकता है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ किसने लिखी है? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। और ये जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी की बात आई थी, जो जनरेट हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, अभी पूरे यूरोप में फैलेगी, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके पॉपुलर कंसेप्ट बन जाएगा, लिबर्टी, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी तो अभी नहीं आई है, वो छोड़ देते हैं हम, रिपब्लिक, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये वर्ल्ड वाइड ऐसे कंसेप्ट बन जाएंगे कि हर कंट्री इनको अडॉप्ट करना चाहेगी। चलो, पर बेटा ये जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनी थी, ये पॉलिटिकल काम फ्रांस में रेस्टोर नहीं कर पाई। मतलब हर चीज़ पीसफुली प्रॉपर वे में नहीं चल रही थी।
France also became involved in war against the combined forces of several European states. फ्रांस वॉर्स में भी इन्वॉल्व हुआ। यूरोप की बहुत सारी कंबाइंड फोर्सेस थी जो फ्रांस के साथ कंटिन्यू लड़ाई कर रही थी, उस वजह से भी फ्रांस में थोड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल था। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटेन, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था जो भी कुछ फ्रांस में चल रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजा इसलिए परेशान थे कि जो मैरिया एंटोनिएट थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस ही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था यार कि हमारी बेटी के साथ, हमारे दामाद के साथ गलत हुआ है ना। प्रूशिया को ऐसा लग रहा था कि आज जो फ्रांस में हुआ कल मेरी कंट्री में भी होगा। तो ये लोग है ना ऑल टुगेदर इस तरीके से माहौल क्रिएट करना चाहते थे कि राजशाही बची रहे, है ना। These caused heavy expenses and also allowed military to gain in political power. अब ये जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही थी इनकी वजह से फ्रांस को हैवी लॉसेस तो हो रहे थे, साथ ही साथ मिलिट्री को मिलेगी क्या अब पॉलिटिकल पावर। हम लोग देखते हैं ना कि जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मिलिट्री जीतती जा रही है, तो मिलिट्री कई बार सुपर पार करने की कोशिश करती है, किसकी पार को सुपरसीड करने की कोशिश करती है पॉलिटिकल चुने हुए लोगों की। जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में कभी भी पीएम सीएम इतने पावरफुल नहीं होते जितने कि मिलिट्री। सेम केस यहाँ पर हुआ। अब बेटा इस सिचुएशन में एक मिलिट्री डिक्टेटर की जगह बन जाती है, वो होता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक यंग मिलिट्री ऑफिसर होता है जो कि रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ से बहुत इंस्पायर होता है। वो अब प्रोमिनेंस में आएगा, अब उसकी इंपॉर्टेंस बनेगी। नेपोलियन फर्स्ट मेजर विक्ट्री केम इन 1793। उसकी पहली विक्ट्री कहाँ दिखती है हमें? 1793 में, जब वो ब्रिटिश फोर्सेस को ड्रोव आउट कर देता है। दैट हैड ऑक्यूपाइड अ पोर्ट ऑफ टूलोन। देयर आफ्टर ही रैपिडली रोज टू अ रैंक ऑफ जनरल। देखो पहली जो जीत मिलती है 1793 में किसको? नेपोलियन को। वो कैसे मिलती है कि वो ब्रिटिश फोर्सेस को पोर्ट ऑफ टोलॉन से भगा देता है और उसके बाद धीरे धीरे इतने अच्छे काम करता है कि वो जनरल की रैंक तक आ जाता है। फ्रांस अंडर नेपोलियन 1799 में क्या होता है बच्चा? अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन फ्रांस गेव नेपोलियन सुप्रीम पावर। अब जब जो चेंज आता है फ्रांस की गवर्नमेंट में, उससे नेपोलियन को मिल जाती है सुप्रीम पावर। इन इफैक्ट ही बिकेम अ मिलिट्री डिक्टेटर, और वो क्या बन जाता है? मिलिट्री डिक्टेटर। 1799 में एक चेंज होता है गवर्नमेंट का और यहाँ पर नेपोलियन को मिलती है सुप्रीम पावर और फाइनली वो बन जाता है एक मिलिट्री डिक्टेटर। किसकी तरह? परवेश मुशर्रफ जैसे पाकिस्तान को चलाए, लगभग वैसे ही। अब नेपोलियन था तो बड़ा समझदार, तो उसने जितने भी एजुकेशनल और लीगल रिफॉर्म्स जो बचे हुए थे करने, वो पहले पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से जो एजुकेशनल लीगल रिफॉर्म चल रहे थे उन्हें कंप्लीट किया, है ना। मतलब देखो कोई भी सरकार आएगी तो जब तक डेवलपमेंट के काम नहीं करेगी प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो उसने एजुकेशनल रिफॉर्म्स को पूरा किया, लीगल रिफॉर्म्स को पूरा किया। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप विद चर्च, और चर्च के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए। 1804 में नेपोलियन ने न्यू कोड ऑफ सिविल लॉज इंट्रोड्यूस किए, जिन्हें बेसिकली हम क्या बोलते हैं? नेपोलियनिक कोड। क्या बोलते हैं? नेपोलियनिक कोड। ये जो कोड थे, इन्होंने जितने भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे उस सबको हटा दिया एंड एस्टेब्लिश द रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी उस टाइम एक बहुत रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल था। एक राजा होता था, फिर राजा के बहुत सारे मंत्री होते थे, राजा की फैमिली होती थी, वो तो प्रिविलेज थे ही थे, पर ये एक बहुत बड़ा कदम नेपोलियन ने उठाया कि सारे लोगों के प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया, है ना। सबको इक्वालिटी दी बिफोर लॉ। जो एम था वो क्या था? और वो यहीं रुकने वाला नहीं था बच्चा। इक्वालिटी अकेले उसका एम नहीं थी, उसके वो दूसरे भी रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स फ्रांस में लाना चाहता था। जैसे वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, फ्रीडम ऑफ वर्क की बात करता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करता था। देखो थर्ड स्टेट या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था फ्रांस में, वो उसको भी लेके आना चाहता था। इंडिविजुअल लिबर्टी उसके लिए इंपॉर्टेंस थी, फ्रीडम ऑफ वर्क हो, जो जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी नेपोलियन का एम था कि वो इंट्रोड्यूस करे। नेपोलियनिक कोड कब आए? 1804 में। ये इन्हें क्या कहा गया? न्यू कोड ऑफ सिविल लॉज। ये 1804 नेपोलियनिक कोड है ना, तो ध्यान रखना। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को क्राउन कर लिया, मतलब राजा बना लिया, हिमसेल्फ एम्परर नेपोलियन वन, ठीक है। इन द नॉटर डेम कैथेड्रल, नॉटर डेम कैथेड्रल है पेरिस में, उसमें उसने अपना क्राउन वाला जो फंक्शन होता है ना, मतलब जब राजा को ताज मिलता है, वो वाली सेरेमनी उसने कहाँ रखी? नॉटर डेम कैथेड्रल में, जो कि कहाँ था? पेरिस में था। 1804 में अब नेपोलियन खुद राजा बन जाएगा। तो अब देखो बेचारा, जो कहानी नेपाल की
किंग से शुरू हुई थी या जो मोनार्की से शुरू हुई थी, वहाँ से वो वापस कहाँ पर पहुँच गई, मोनार्की पे। किंग से कहाँ पर पहुँच गई, किंग। लुई 16 से चालू हुई थी और वापस से नेपोलियन भी क्या बन गए, किंग बन गए। तो किंग टू किंग, मोनार्की टू मोनार्की, ये कहानी चली। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन, कि नेपोलियन ने अपने आप को कब क्राउन किया, तो कब क्या क्राउन किया, 1804 में। किस चर्च में किया, किस कैथेड्रल में किया, तो नोट्रे डेम कैथेड्रल में किया, ठीक है। ही मेड फ्रांस द डोमिनेंट फोर्स इन यूरोप, और वो नेपोलियन ही था जिसने फ्रांस को एक डोमिनेंट फोर्स बना दिया, कहाँ पर, यूरोप में। अब हम देखेंगे नेपोलियन एंड द यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप। बेटा जब नेपोलियन किंग बना, जब उसने क्राउन लिया, या उसके पहले भी नेपोलियन एक बहुत ही कुशल मिलिट्री पर्सोनेल था, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई एक ऑर्डिनरी सोल्जर जनरल की पोजीशन तक आ जाता, मतलब वो एक मिलिट्री कमांडर तो अच्छा था ही था। साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि उसने जो नेपोलियनिक कोड दिए या जो सिविल कोड दिए, इन कोड ने ट्रेड को बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। मतलब अगर हम स्टैंडर्ड वेट मेजरमेंट सिस्टम की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। ये आपकी बुक में नहीं है पर ऐसा है कि उसने स्टैंडर्ड वेट मेजरमेंट लेके आया, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, तो ट्रेड भी बहुत अच्छा कर रहा था। तो नेपोलियन ने फ्रांस को एक एबल मिलिट्री लीडरशिप दी। जब नेपोलियन रूल कर रहे थे तो जो फ्रांस की आर्मी थी उनको बहुत ज़्यादा सारी जीत मिल रही थी, ऑस्ट्रिया को जीता, प्रूशिया को जीता, रशिया को जीता। फ्रांस थर्स एस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। मतलब इस नेपोलियन के टाइम में फ्रांस बहुत सारी टेरिटरीज को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था, बहुत सारी टेरिटरीज को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था, इंक्लूडिंग प्रेजेंट बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड। किस किस को कंट्रोल कर रहा था, बेल्जियम को, इटली को, स्विट्जरलैंड को, नीदरलैंड्स को, स्पेन एंड पार्ट ऑफ जर्मनी। ओ माय गॉड, चलो तो बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, स्पेन और पार्ट्स ऑफ जर्मनी, पोलैंड भी किसके पास आ गया था, नेपोलियन के पास आ गया। तो नेपोलियन ने अपना साम्राज्य बहुत बड़ा लिया था, लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप उसके कंट्रोल में थे। आज का बेल्जियम, आज का इटली, आज का स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी के कुछ पार्ट्स और पोलैंड। हाउएवर नेपोलियन प्लान ऑफ इन्वेडिंग ब्रिटेन बाय सी failed when the British admiral Horatio Nelson defeated the French and their Spanish allies in the Battle of Trafalgar। बेटा ये जो ब्रिटेन है ये शायद अपनी किस्मत स्वर्ण अक्षरों से लिखवा के आया है। जर्मनी ने भी बहुत ट्राई किया कि वो ब्रिटेन को हराए, ना हरा पाए। नेपोलियन ने भी बहुत ट्राई किया, हिटलर ने भी बहुत ट्राई किया था, मतलब जर्मनी के हिटलर ने भी ट्राई किया था कि वो ब्रिटेन को हरा पाए। सेम वे में फ्रांस के नेपोलियन ने ट्राई किया, दोनों ही ब्रिटेन को हरा नहीं पाए। नेपोलियन का जो प्लान था कि वो इन्वेड करेगा ब्रिटेन को बाय सी, ये फेल हो गया क्योंकि जो ब्रिटिश एडमिरल थे होराथियो नेल्सन, उन्होंने डिफीट किया फ्रेंच को और फ्रेंच के जो स्पेनिश अलाइज थे उनको, बैटल ऑफ ट्रफलगर इन 1805। तो 1805 में ब्रिटेन को हराने की कोशिश में फ्रेंच आर्मीज़ और इनके स्पेनिश अलाइज की हार हुई। कहाँ पर, बैटल ऑफ ट्रफलगर में। कब, 1805 में। नेपोलियन ने यूनिफाई कर दिया था रीजन्स को, और जितने भी रीजन्स उसने कनकर किए जीते उन सबको उसने यूनिफाई किया। कैसे, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। कोड ऑफ लॉ, मतलब जो कोड ऑफ लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट थे, कोड ऑफ लॉ थे, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था उस सबको यूनिफॉर्म कर दिया, एक जैसा कर दिया। मतलब जो जो कंट्री वो जीतता जाता, जितने एरियाज़ को वो कनकर करता जाता, उन सबको वो यूनिफाई करता जाता। नेपोलियन के ट्रूप्स जहाँ जहाँ भी जाते, मतलब जहाँ लड़ाई करते उस एरिया को जीतते, वहाँ पर रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करते, जैसे आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम। तो ये जो रिफॉर्म थे बच्चा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के में जितने भी रिफॉर्म आए, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये आउटसाइड एरियाज़ में भी स्प्रेड होने लगे। मतलब सिर्फ ये फ्रांस तक भी नहीं थे, जहाँ जहाँ फ्रांस जाता है ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेके जाता। अब फ्रांस तो नहीं जा रहा था, उसके ट्रूप्स जा रहे थे, वो अपने साथ लिबर्टी और फ्रीडम के आइडिया को लेके जा रहे थे। जितने भी आइडियाज़ थे जो जनरेट हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वो फ्रांस की बाउंड्रीज़ के बाहर भी इंट्रोड्यूस किए। जो लोग थे, द पीपल ऑफ द कनकर्ड रीजन वेलकम दीज रिफॉर्म, और जो लोग थे, है ना, जो टेरिटरी में रह रहे थे, जिनको फ्रांस जीतता जा रहा था या नेपोलियन जीतता जा रहा था, वो इन आइडियाज़ को वेलकम कर रहे थे कि यार ये रिफॉर्म्स आएंगे तो हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा, है ना। और कुछ लोग जो ऑलरेडी टिरनी से परेशान थे, क्रूअल डेस्पोटिक किंग्स की, वो लोग भी इन आइडियाज़ को वेलकम कर रहे थे। These ideas in turn inspired them to unite and resist military
फ्रेंच मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ देयर लैंड। अच्छा, आइडिया इक्वालिटी इसी तरीके से वो वेलकम नहीं कर रहे थे कि यार नेपोलियन आएगा तो ये सारी चीज़ें लेके आएगा। कई बार वो ये भी सोच रहे थे कि हम सबको हमारी ताकत अगर हम लोग मिल जाएंगे तो बढ़ जाएगी, हम यूनाइट हो जाएंगे तो हम फ्रेंच की आर्मी को भी हरा सकते हैं। तो ड्यूअल इफेक्ट हो रहे थे, एक कुछ लोग उसको बहुत वेलकम कर रहे हैं कि आए और यहाँ पर भी रिफॉर्म्स लेके आए, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार फ्रांस में जैसा हुआ कि थर्ड स्टेट के लोग यूनाइट हुए और फिर उन्होंने डेस्पोटिक किंग को हरा दिया, तो ऐसे ही अगर हम यूनाइट हो जाएं तो हम फ्रेंच मिलिट्री को हरा सकते हैं। देखो, दीज आइडियाज इन टर्न इंस्पायर्ड देम टू यूनाइट, एक दूसरे के साथ वो मिल जाए, रेसिस्ट फ्रेंच मिलिट्री ऑक्यूपेशन टू देयर लैंड, और अपनी ज़मीनों पे जो फ्रेंच मिलिट्री ने ऑक्यूपेशन बना रखे हैं हम उनको वहाँ से भगा दें, ऐसा भी सोच रहे थे। चलिए, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर बार पूछी ही जाती है, तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। द नेपोलियनिक कोड। जब नेपोलियन का राइज नहीं हुआ था तो जो फ्रांस में लॉज थे इंक्लूडिंग कस्टम एंड प्रिविलेजेस दैट वर नॉट द सेम फॉर एवरीबडी, ना ही तो कस्टम्स सेम थे लोगों के लिए, प्रिविलेजेस भी फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को मिले हुए थे, थर्ड स्टेट के पास नहीं थे, डिफरेंट लॉज फॉलो किए जाते थे डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्रांस में, है ना। तो इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही थी। तो 1804 में जो नेपोलियन था उसने नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किए जिन्हें हम फ्रेंच सिविल कोड भी कहते हैं। ये फर्स्ट मॉडर्न लीगल कोड्स थे और इनका जो इन्फ्लुएंस था लीगल सिस्टम पे वो सिर्फ फ्रांस पे ही नहीं पड़ा, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर भी पड़ा। ये किसके ऊपर बेस कर रहे थे? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जो नेपोलियनिक कोड थे इनका भी बेसिक कोर कंसेप्ट लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ही था। और ये जो नेपोलियनिक कोड थे ये यूनिफॉर्म लॉज थे जो फ्रेंच के हर व्यक्ति के ऊपर लगेंगे, भले वो फर्स्ट स्टेट का हो, सेकंड का हो या किसी का भी हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। A law had to be officially announced and made public before it was applied uniformly to all। और ये लॉ पहले अनाउंस हुआ, इसको पब्लिक किया गया, अप्लाई करने के पहले हर व्यक्ति को बता दिया गया था कि भाई कल से, परसों से या इस तारीख से ऐसा होने वाला है। जो नेपोलियनिक कोड थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया और अपोज किया लॉज मेड अकॉर्डिंग टू विम्स एंड फैंसीज ऑफ इंडिविजुअल रूलर्स और ऑफिशियल्स। देखो, आज करंट डेट में हम देखते हैं तो हमें कुछ भी ऐसा खास नहीं दिखेगा क्या किया नेपोलियन ने, पर बेटा नेपोलियन ने उस टाइम में किया जब हर किंग अपने हिसाब से लॉ बना देता था, जिसको उसको प्रेफरेंसेस देने होते थे, प्रिविलेजेस देने होते थे, दे देता था, जिससे उसको टैक्स कलेक्ट ज़्यादा करना पड़ता था, कर लेता था। तो नेपोलियन ने उस टाइम में एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया जिसके थ्रू जितने भी लॉज बनेंगे वो ओवरऑल हर किसी पे अप्लाई होंगे, लॉज सबके लिए होंगे। ऐसा नहीं कि राजा की फैंसीज या राजा की विम्स पे राजा अपने हिसाब से नियम और कानून बनाएगा, ऐसा नहीं था। अब बेटा ये जो पॉलिटिकल, राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, जो राजनीतिक और प्रशासनिक यूनिफिकेशन कर रहा था नेपोलियन, इसने यूनिफिकेशन मूवमेंट के लिए ग्राउंड बना दिया। यूरोप की बहुत सारी कंट्री उस टाइम तक ऐसी थी जो यूनिफाई नहीं थी, तो जब इन्होंने ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन देखा, तो हर कंट्री को ऐसा लगने लगा कि यार हमें भी यूनिफाई हो जाना चाहिए। आफ्टर हिज फॉल फ्रॉम पावर, जब नेपोलियन की पावर खत्म हो गई तो बहुत सारी कंट्री क्या होने लगी बच्चों? यूनिफाई। अब हम फॉल ऑफ नेपोलियन देखेंगे। 1812 में नेपोलियन ने इन्वेड किया रशिया को। बहुत सारे जो इसके सोल्जर्स थे वो मर गए वहाँ पर ठंड से, कुछ लोग मर गए भूख से। किससे? भूख से। जब ये रशिया के अगेंस्ट में कैंपेन कर रहा था तो कुछ लोग मर गए भूख से, कुछ मर गए ठंड से, है ना। तो रशिया को इन्वेड करना एक तरीके से हम बोल सकते थे कि ब्लेंडर मिस्टेक्स में से गिना जाएगा। किसकी? नेपोलियन की। बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इसके जो एनिमीज़ थे अब वो यूनाइट हो गए नेपोलियन के अगेंस्ट में और उन्होंने मिलकर फ्रांस के ऊपर अटैक किया सारे साइड से। नेपोलियन वॉज फोर्स टू स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन, और नेपोलियन को फोर्स किया गया कि अब वो ताज छोड़ दे और एग्जाइल में चला जाए टू द मेडिटेरेनियन आइलैंड ऑफ एल्बा। एल्बा के मेडिटेरेनियन में एक आइलैंड है जिसका नाम है एल्बा, वहाँ पर इसको भेज दिया गया। कहाँ भेजा? मेडिटेरेनियन के एल्बा आइलैंड में। नेपोलियन सून रिटर्न, नेपोलियन जल्दी ही वापस आ गया फ्रांस। उसने फिर अपनी आर्मी को रिकवर किया, मतलब अपनी आर्मी को फिर से बनाया, थ्रोन को रिकवर किया, मतलब जो ताज उससे छीन लिया गया था वो ताज भी ले लिया, आर्मी को भी फिर से वो बनाने लग गया, मतलब इकट्ठा करने लग गया। 1815 में क्या हुआ बच्चा? ही वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश एंड देयर अलाइज इन बैटल ऑफ वाटरलू इन बेल्जियम। बेल्जियम में है वाटरलू, बेल्जियम में है वाटरलू, जहाँ पर ब्रिटेन और उसके अलाइज
उस अलाइज में प्रूशिया भी था, ऑस्ट्रिया भी था, इन सब ने मिलके किसको हरा दिया, फिर से हराया नेपोलियन को। इस टाइम ही वॉज एग्जाइल्ड इन द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना। अब उसे सेंट हेलेना आइलैंड में भेज दिया गया अटलांटिक ओशन में। पहले से मेडिटेरेनियन सी के एल्बा आइलैंड पे भेजा गया था, पर अब इसे सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया गया जो कि था अटलांटिक ओशन में, और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है 1821 में। ठीक हुई बात। देखो, एल्बा से वापस आया, वापस आके इसने थ्रोन वापस लिया, आर्मी को इकट्ठा किया और फिर लड़ा। पर ब्रिटिश और उसके अलाइज, ब्रिटिश के साथ और बड़ी बड़ी ताकतें भी थी, जैसे प्रूशिया था, ऑस्ट्रिया था, ये सब मिला के बेचारे नेपोलियन को हरा दिए। कहाँ पर? बेल्जियम के वाटरलू में। कब हराए? 1815 में। अब इस बार नेपोलियन को भेजा गया कहाँ पर? सेंट हेलेना आइलैंड, जो कि है अटलांटिक ओशन में, और 1821 में वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है, किसकी? नेपोलियन की। जो नेशनल मूवमेंट था वो स्प्रेड हो गया पूरे यूरोप में, पोलैंड में, ग्रीस में, जर्मनी में और इटली में। जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट को लीड किया ओटो वन बिस्मार्क ने। इटालियन यूनिफिकेशन को पूरा किया गुसिपी गैरिबाल्डी, गुसिपी मेज़ेनी ने। तो जर्मनी को यूनिफाई कराने का श्रेय किसको जाता है? ओटो वन बिस्मार्क को। इटली यूनिफिकेशन का श्रेय किसको जाता है? गुसिपी गैरिबाल्डी, गुसिपी मेज़ेनी को। कब करवाया? 1870-71 में। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो कंटिन्यू रहा 20th सेंचुरी में भी, और पूरे वर्ल्ड में वो फैल गया। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.